नमस्कार, स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। दोस्तों, कहते हैं ना कि हम अपनी जीवन का तभी पूरा आनंद उठा सकते हैं जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें। कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर लोग मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को एक सामाजिक कलंक की तरह देखते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। आपको जानना चाहिए कि मेंटल हेल्थ हमारी सेहत और तंदुरुस्ती का बेहद अहम हिस्सा है। वैसे भी कोविड-19 महामारी ने अकेलापन और सामाजिक दूरियों को काफी हद तक बढ़ाया है। ऐसे में मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। जाहिर है, नौकरी में छटनी, वेतन में कटौती, आमदनी को लेकर तनाव के अलावा चिंता, नींद संबंधी परेशानियां, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसलिए आज हम कोरोना काल में उपजी मानसिक समस्याओं की बात करेंगे। जी हाँ, ये बातें होंगी दिमाग से जुड़ी बीमारियों की, भय लगने और डिप्रेशन की, इसके लक्षण और बचाव की। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में हैं देश के दो बड़े मनोचिकित्सक, जिनसे आप अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। बता दें आपको आज का विषय क्या रहेगा। आज का विषय रहेगा कोरोना ने बिगाड़ी मेंटल हेल्थ, कैसे रहें मानसिक रूप से स्वस्थ। जी हां, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो वो आप हमसे साझा कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं। इस पर आप कॉल करेंगे तो कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। तो जो भी आपके सवाल हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान आप तक पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। तो आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निमेश जी देसाई, जो ह्यूमन बिहेवियर एलाइड साइंसेज में निदेशक हैं। आपसे हम समझेंगे कि कब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचने की जरूरत आ जाती है, इसके लक्षण और कारण क्या है, और साथ ही कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जो किसी कारण से मानसिक बीमारी का शिकार हुए हैं। डॉक्टर निमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। डॉक्टर ऋषि हमारे साथ मौजूद हैं। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में साइकोलॉजी विभाग में एचओडी हैं, जो खासतौर पर लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोमस्तिष्क पर प्रकाश डालेंगे। आपका भी डॉक्टर ऋषि बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल, आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की हम शुरुआत करें, आपको बताएं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। उससे पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं जो कि संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य से। क्या करें, कैसे करें, किससे करें, कौन सुनेगा मेरी बात, समझेगा कौन, कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं, दर्द है। जी हाँ, ये आवाजें हैं हम सब की। काम का बोझ, अधिक तनाव, रिश्तों में अनबन, एग्जाम या प्यार में असफलता या किसी तरह की दुर्घटना, ऐसे कई कारक हैं जो मानसिक समस्या का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा याददाश्त का कमजोर होना, भय लगना, अवसाद जैसी शिकायतें भी कहीं न कहीं मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण अक्सर लोग मानसिक रोगी को पहचान नहीं पाते या फिर उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। मानसिक रोगी की उपेक्षा की बात हो या फिर भेदभाव की, तो रोगी को समाज में कलंक की तरह देखा जाता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं: हिचकिचाहट, जागरूकता की कमी, या फिर ये सोचना कि साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक के पास गए तो शादी ब्याह टूट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं। बता दें कि हमारे मस्तिष्क का हमारे दिल की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। यानी अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका दिल भी बेहतर काम करेगा, और यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो इसका खामियाजा आपके दिल को ही भुगतना पड़ेगा। एक नई रिपोर्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना और अवसाद से जूझ रहे लोगों को स्ट्रोक या दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का तो कहना है कि जब कोई व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाए, उसकी भावनाएं और व्यवहार कुछ अलग तरीके की हो, तो ऐसी हालत में वो दिमागी तौर पर बीमार होता है। मानसिक रोगी आसानी से दूसरों को समझ नहीं पाता और उसे रोजमर्रा के कामकाज करने में भी मुश्किल होती है, और ऐसा होता है मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन के कारण। तब इनके उपचार के लिए मनोरोग चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यदि कारणों की बात करें तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण के अलावा ये बीमारी आनुवांशिक भी हो सकते हैं। अपने में खोए रहने वाले,
चुप रहने वाले, कम दोस्ती करने वाले लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया अधिक होता है। ये बीमारी कुछ दवाओं, रासायनिक तत्वों, शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से भी हो सकते हैं। इसके अलावा साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, उन्माद, अवसाद, मंदबुद्धि होना, मिर्गी इत्यादि रोग उन लोगों में ज्यादा मिलते हैं जिनके परिवार में इसका कोई इतिहास होता है। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ती है परिवार में मरीजों की सही देखभाल और सही डॉक्टर मदद की। गौरतलब है कि पार्किंसंस डिजीज मस्तिष्क में मौजूद वाइटल नर्व सेल को पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिससे हमारा खुद अपने ऊपर वश नहीं चलता। इसी तरह अवसाद एक ऐसी बीमारी है जो हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनती जा रही है। अवसाद के दौरान भी हमारा खुद पर वश नहीं चलता। खुद में कुछ अलग अनुभव करना या फिर ज्यादा चिड़चिड़े हो जाना आदि इसके शुरुआती लक्षणों में से गिने जा सकते हैं। इसी तरह हंटिंगटन्स डिजीज के तहत मरीज की सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता प्रभावित होती है। हालांकि अब मेंटल हेल्थ केयर बिल 2016 संसद में पास हो चुका है। इसके साथ ही अब मानसिक तौर पर बीमार लोगों के इलाज और उनके सेवाओं की बेहतर व्यवस्था भी की गई है ताकि हर व्यक्ति जागरूक हो सके। कुल मिलाकर यदि कहा जाए कि बदलती जीवन शैली ही अवसाद के बढ़ने की वजह है तो गलत नहीं होगा। इसलिए जरूरत है पर्याप्त शारीरिक श्रम करने की, रेगुलर एक्सरसाइज करने की और सबसे ज्यादा जरूरत है भावनात्मक सुरक्षा की। साथ ही ये भी जरूरी है कि आप जागरूक रहें। मानसिक समस्या के होने पर न संकोच करें, न शर्माएं, न छुपाएं, तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, ज़रूरत है जागरूकता के साथ मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की। जी हाँ, ये है हमारी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने मन को भी स्वस्थ रखें, मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखें, तभी हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे और एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। बिल्कुल इसी पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बता दिया है हमने आपको विषय हमारा। हमारे दो बड़े विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी चर्चा की यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर निमिष देसाई का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, शरीर में जिस कभी भी कोई बीमारी होती है तो अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर कोई मानसिक समस्या हो जाती है तो उसमें यह स्वीकार कर पाना कि डॉक्टर को दिखाने की जरूरत हो गई है, इससे थोड़ा संकोच होता है लोगों को। जैसे शुरुआत में भी मैंने जिक्र किया था कि इसे नकारात्मक रूप में देखा जाता है, तो कमी कहाँ रह जाती है? कमी ऐतिहासिक है और सामाजिक है। कमी ये रही है कि मानसिक स्वास्थ्य की जो विकृतियां हैं उनको कुछ दशकों पहले, 100 साल पहले सिर्फ पागलपन के रूप में देखा जाता था। न सिर्फ हमारे देश में, हमारे समाज में, लेकिन विश्व भर में ये माना जाता कि ये ऊपरी हवा का असर है या जादू टोना है। तो वो जो भ्रांतियाँ थी वो अभी भी हमारे समाज में कुछ हिस्सों में अभी भी चल रही है। तो शहरों में या गाँवों में, कस्बों में अभी भी वो भ्रांतियाँ है कि शायद ये जो विकृति है, मानसिक विकृति, वो स्वास्थ्य की समस्या ना होके ऊपरी हवा या जादू का असर है। तो जाहिर है कि समाज और परिवार ये समझ नहीं पाते हैं कि ये स्वास्थ्य की समस्या है, इसका इलाज से ठीक किया जा सकता है। शायद हमारी सबकी कमी रही है, मीडिया, हम डॉक्टरों की, मनोचिकित्सकों की, कि जो वैज्ञानिक जानकारी पिछले 50 साल में बहुत बढ़ गई है वो हम समाज तक पहुंचा नहीं पाए। और उस हद तक ऐसे जितने कार्यक्रम हो वो अच्छा होगा कि जैसे आप और हम आज कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचा सकें कि अगर मन में कुछ मामूली सी भी समस्या है, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, दुखी मन लग रहा हो या गंभीर मानसिक समस्या हो जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, मानसिक स्वास्थ्य की हर तकलीफ में मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से बात करना, उनका परामर्श करना सबसे पहला कदम।
जरूरी नहीं है कि वो दवाइयों से ही ठीक हो, परामर्श करके बातचीत करके ही काफी हद तक हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। तो ऐसे में हमें संकोच नहीं करना है, जागरूक होना है। यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर ऋषि का। डॉक्टर ऋषि, आमतौर पर देखा जाता है कि भागदौड़ बड़ी जिंदगी जो है हमारी शहरी इलाकों में, यहाँ पर ही ये समस्या होती थी, लेकिन अब बदलते समय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये समस्याएं काफी हद तक देखने को मिल रही हैं। क्या वजह मानती हैं आप इसकी? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को हम अब शहर से बहुत अलग नहीं रखेंगे। ये बहुत स्वाभाविक है कि जिन चुनौतियों का सामना हमें शहरों में करना पड़ता है, वही तरह से सिमिलर तरह की चुनौतियों का सामना गांव में रहने वाले लोगों को भी करना पड़ता है जी। तो चुनौतियां जो हैं वो सबके लिए एक जैसी हैं। उसके अलावा जो आजकल पहले ज़माने में होता था कि बहुत सारे लोग एक परिवार में साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, तो जो हम भावनात्मक सुरक्षा की बात करते हैं वो बच्चों में, युवाओं में काफ़ी अधिक होता था जी। जो शादीशुदा कपल्स होते हैं, न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, उन लोगों में भी वो सुरक्षा ज़्यादा वो लोग अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ से फील करते थे। वही वजह है कि आजकल रिलेशनशिप्स में भी बहुत अनबन देखने को मिलता है। अकेलापन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों में, किशोर अवस्था के में, और युवाओं में और बुजुर्गों में। तो अकेलेपन की वजह से भी परेशानियां, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसके अलावा जो आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं है या नौकरी में बहुत तरह की चुनौतियां हैं, अपनी बहुत सारी लोगों के पर्सनालिटी के इश्यूज़ हैं, सामाजिक बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अकेलापन तो है ही, उसके साथ साथ जो है जब लगता है कि व्यक्ति को कि वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, असहाय फील करते हैं, तो ये सारे कारणों से ये देखा जाता है कि वो काफी प्रोन होते हैं मानसिक रोग के लिए। और तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। बिल्कुल, तो हम तनाव को यहाँ पर एक मुख्य कारण भी मान सकते हैं। और अब जो गांव का जो हम लाइफस्टाइल कह लें या फिर रहन सहन कह लें, वो भी अब शहरों से काफ़ी अलग नहीं है। तो वहाँ पर भी लोग इस समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं और कारण हमें पहचानने की ज़रूरत है। जब हमें जानकारी होगी तभी हम इन उलझनों को सुलझा पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त धर्मेंद्र जी हमारे साथ बिहार से फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल ये, मेरा भांजा है 5 साल का, वो बेहोश हो जाता है। 5 साल का आपका भांजा है, वो बेहोश हो जाता है? हाँ, खेलते खेलते जो है ना बेहोश हो जाता है। खेलते खेलते बेहोश हो जाता है। डॉक्टर ऋषि, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? अगर खेलते खेलते अगर बेहोश हो जाता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर बैठकर बताना तो बहुत मुश्किल है कि किस कारण से वो बेहोश हो रहा है। ज़रूरी है कि आप जाकर अपने आसपास जो भी डॉक्टर हो, किसी भी फिजिशियन को, किसी डॉक्टर को संपर्क करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या कारण हो सकता है बेहोश होने का। जी, तो जो भी नज़दीकी आपके चिकित्सालय है वहाँ पर जाके आप एक बार ही दिखा लीजिए। और साथ ही हम डॉक्टर निमेश से भी यहाँ पर इनकी राय ले लेते हैं। डॉक्टर निमेश, आप क्या कहना चाहेंगे? मौका अदिति जी ये है जो डॉक्टर ऋषि ने कहा, उसको साथ साथ बात को आगे बढ़ाते हुए कि हम धर्मेंद्र जी को और बाकी दर्शकों को जरा एक बात और क्लियर कर दें। जो दिमाग है, ब्रेन, उनकी बीमारियां अलग होती है। जैसे मिर्गी का दौरा, एक संभावना सबसे बड़ी रहेगी कि इस बच्चे में मिर्गी के दौरे की बीमारी है। जो मानसिक बीमारियां हैं वो मन की है। जाहिर है ब्रेन और माइंड एक दूसरे से संलग्न रूप में काम करते हैं। तो अक्सर जैसे कहा गया, डॉक्टर को दिखाइए, न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, दोनों में से किसी की जरूरत हो सकती है। जी बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जी, आपको क्या करना है? हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है, दोनों ही विशेषज्ञों ने जानकारी दे दी है। आइए इसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम डॉक्टर निमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने जिक्र किया कि जागरूकता की कमी है जिसके कारण लोग खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो मीडिया में डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात भी हो रही है, लेकिन फिर भी लोग इसे आम सी बात ही समझते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि एक बार फिर कहूंगा, मानव इतिहास में हर समाज में मन की प्रति और मानसिक तकलीफों के प्रति दुविधा या विरोधाभास रहा है। कुछ हद तक व्यक्ति विशेष में, परिवार में या समाज में विरोधाभास रहेगा। हम सबको ये सोच बनानी पड़ेगी कि अगर कोई मानसिक तकलीफ है, अगर कोई परेशानी है, तो सबसे पहले अपने आप को समझें अगर हो सके। अगर परिवार से, मित्रों से बात करके मदद हो सके तो और अच्छी बात है। अगर काउंसलिंग से, अगर साइकोलॉजी से हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। डॉक्टरी इलाज की या दवाइयों की जरूरत तभी पड़े अगर बीमारी गंभीर हो। जी।
मैं कहना चाहूंगा जो डॉक्टर ऋषि और आप बात कर रहे थे, अकेलापन बहुत बड़ा कारण है जी। सामाजिक रूप से, जैसे डॉक्टर ऋषि ने कहा, शहरों में, गांवों में, कस्बों में अकेलापन इतना हो गया है, सोशल आइसोलेशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो अकेलापन एक बहुत बड़ा कारण है मानसिक तकलीफ होने का। और अब कोरोना के चलते तो सामाजिक और ज्यादा हो गया है, जो बात करेंगे इस साल में वैश्विक महामारी के कारण। लेकिन एक और भी है, जो समाज बदल रहा है, डॉक्टर ऋषि ने और आपने बात की, उसमें जो मानसिक बीमार व्यक्ति है, मानसिक बीमार व्यक्ति का भी अकेलापन कुछ और ही ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो परिवार के अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति हैं, जो साथी हैं, उनके पास समय और तैयारी नहीं है उनकी देखभाल करने की। तो 20वीं सदी में एक और समस्या बढ़ती जा रही है कि जो मानसिक स्वास्थ्य के तक रोगी हैं, उनकी देखभाल में बहुत मुश्किल हो रही है, उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन होने लगा है। अगर आप समझें 50, 60, 100 साल पहले भी बिल्कुल संभव नहीं था कि गांव में या शहर में चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे एक मानसिक रोगी फटे कपड़े के साथ दाढ़ी बड़ी हुई दिख जाता था जी। तो जो बेघर मानसिक रोगी होते थे वो कम मात्रा में थे। अब ये पाया गया कि महानगरों में, शहरों में बेघर मानसिक रोगियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। एक अनुमान ये है अदिति जी कि भारतवर्ष में कम से कम 5 लाख बेघर मानसिक रोगी हैं जी। दिल्ली शहर में, दिल्ली महानगर में शायद 20 या 25 हजार मानसिक रोगी है। तो हमें सामाजिक रूप से, एक तो है अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना, लेकिन अगर सामाजिक जिम्मेवारी की बात करें तो अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर में अगर हम कोशिश करें कि अगर कोई बेघर मानसिक रोगी दिखे तो उसकी मदद की जाए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपने बात कही है और हम उम्मीद करते हैं सब लोग इसे समझेंगे भी जरूर है। बढ़ते हैं आगे। इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से संजीव जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका। क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी पत्नी है, उसको हमेशा सिर में दर्द होता है काफी तेज। और जी हेलो जी जी हाँ, उसके उल्टी और चक्कर बहुत आने लगता है, बहुत तेज घुर्मी जैसे लगा कि गिर जाएगा, बेहोश हो जाती है। और उसके वजह से पूरा शरीर में नस खींचने लगता है, नस खींचने लगता है और कान भी बहता है। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? संजीव जी की बात, संजीव जी अगर हम पूरी समझ पाए हैं तो जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा, सर दर्द की जो तकलीफ है या बेसुधी या बेहोशी की जो तकलीफ है, वो ब्रेन या माइंड दोनों में से किसी एक से या दोनों के कारण से हो सकती है। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करें। पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि क्या बेसुधी, बेहोशी जो है वो ब्रेन की तकलीफ से, दिमाग की कोई तकलीफ है या मानसिक तकलीफ है। आपने जो बात कही उससे ये लग रहा है कि संभव है मानसिक तकलीफ हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा अदिति जी कि संजीव जैसे साथी खुल के आके टीवी पे बात करते हैं, ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है जी। वो समझ रहे हैं कि उनकी पत्नी को किस तरह की समस्या हो रही है और वो समाधान चाहते हैं। डॉक्टर, उसे आप भी कुछ इनको कहना चाहेंगी? हाँ, बस जैसा कि सर ने बताया कि ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इतनी जागरूकता है कि वो उसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं। वरना तो एक जमाना था जब लोगों को लगता था वो इस तरह की चीजों को भी नजरअंदाज कर देते थे और छुपाते थे। तो इस तरह के इश्यूज को भी अगर वो डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, आप अपने आसपास किसी डॉक्टर से सलाह लें। जहाँ पर भी संभव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास वो रेफ़र करना चाहते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास करना चाहते हैं, वो मुनासिब सोर्स पर आपको रेफ़र करेंगे। यही बताना जी बिल्कुल। तो हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको बता दिया है कि आपको क्या कदम उठाने की यहाँ पर ज़रूरत है और ऐसे ही कोरोना के काल में किस तरह से हम सबकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा है, इस पर हम हमारी चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल।
देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना ने कैसे बिगाड़ी हमारी मेंटल हेल्थ। आपके पास कोई भी सवाल है मानसिक समस्याओं के संबंध में तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आज देश के 2 बड़े मनोचिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका क्या कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हमारे बच्चे को 3 महीने में या 15 दिन में मतलब पहले उसके सोते में झटका आते थे, जैसे दौड़ा जैसा नहीं होता मिर्गी जैसा, और उसके बाद फिर वो मतलब जागते जागते हो जाता है। मिर्गी का दौरा सा पड़ता है। डॉक्टर ऋषि क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें? आप कुछ सवाल इनसे पूछना चाहेंगे? नहीं, बस मैं इनको यही बताना चाहूँगी कि ये सब टाइप्स ऑफ मिर्गी के दौरे होते हैं। कुछ सोते में भी होते हैं जैसा कि पहले आप बता रहे थे, और अब जागने में भी होने लगा है। तो क्या आपने कभी किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क किया इस चीज़ के लिए, या आज आप पहली बार इस विषय पर बात कर रहे हैं? अगर आपने किसी न्यूरोलॉजिस्ट को कभी कंसल्ट नहीं किया है तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द ये दवाई से ये बस आपको वो बताएंगे कि कितने समय तक दवाई खिलाने की ज़रूरत है। दवाई से पूरी तरह से जो है वो बच्चा ठीक हो सकता है, तो इसमें बिल्कुल देर करने की ज़रूरत नहीं है। जाकर आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और विस्तार से उनको बच्चे के दौरे के बारे में बताइए कि पहले सोते में भी होता था और अब जागने में भी पड़ने लगा है। जी बिल्कुल, तो आपको यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर निमेश आपसे जानना चाहूंगी, जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो किस कारण से पड़ता है? मिर्गी का दौरा होता है जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस होने से। और जो हम पहले कह रहे थे कि ऊपरी हवा या जादू टोना कारण माने जाते थे मानसिक तकलीफों के, वो मिर्गी के दौरे के लिए भी सच है बदनसीबी से। ब्रेन या माइंड, दिमाग या मानसिक कोई भी तकलीफ के लिए आम समाज में अभी भी वो धारणाएं हैं। तो जैसे डॉक्टर ऋषि ने हम सब ने बताया, दिमाग की तकलीफ हो, मानसिक तकलीफ हो, ऊपरी हवा या जादू टोना वाला विचार आप खुद ना आने दें। अड़ोस पड़ोस में, माफ कीजिएगा, कोई बताने वाला भी ऐसा हो कि ओझा के पास चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, तो ये ना करें। डॉक्टरी विज्ञान दिमाग की और मानसिक बीमारियों को अब अच्छे से समझने लगा है, सरलता से इलाज संभव है। तो सीधा पहला फर्ज होगा अपने पास के जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। जी बिल्कुल, तो देरी यहाँ पर नहीं करनी है, किसी और की बात को ना सुनते हुए सीधा डॉक्टर का रुख यहाँ पर करना है, और यही सलाह है हमारे विशेषज्ञों की भी। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर ऋषि का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। कोरोना चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लोगों के अंदर डर है। लॉकडाउन का दौर भी देख लिया है, जो अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके लिए बहुत ही नया था, हम सब के लिए नया था, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी अलग ही तरह का माहौल था। तो ऐसे में किस तरह का तनाव वो झेल रहे हैं, क्या तनाव बढ़ा है उनका? क्योंकि जाहिर सी बात है, बड़े लोगों के लिए भी उन्होंने पहली बार, हम सब ने अपने जीवन में पहली बार इस चीज़ से हम लोग गुजरे, बच्चे भी पहली बार गुजर रहे हैं। पर हम लोगों में फिर भी उतनी सोच समझ है कि हम समझ रहे हैं कि ये हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है, चीज़ें ठीक होंगी। हम थोड़े से पॉजिटिव होकर भी सोचते हैं। बच्चे उतने आगे का नहीं सोचते। बच्चे अभी प्रेजेंट में रहकर ये देखते हैं कि अभी उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उनकी एक नॉर्मल जिंदगी जो होती है, हंसने खेलने की, कूदने की, बच्चों के साथ बाहर इंटरेक्ट करने की, क्लास में रोज जाना, एक रूटीन फॉलो करना, टाइम से सुबह में उठना, टाइम से सोना, वो सारा रूटीन उनका डिस्टर्ब हो गया है। प्लस उनके साथ कोई है नहीं जिससे वो बातें करें। जैसे अब अगर हम बात करें, जो कामकाजी महिलाएं हैं या पुरुष तो हैं ही जो घर काम के लिए घरों से निकलते हैं, तो हमारा फिर भी एक नेटवर्क है। हम अपने घर से अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, हम लोग अपने कामकाज पर जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। पर बच्चे जो ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो पूरा दिन लैपटॉप कंप्यूटर के आगे बैठकर क्लासेस करना, उसके बाद फिर अपना दिल बहलाने के लिए वो अपनी जो भी कंप्यूटर पर गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो ऑनलाइन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उसका कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव पड़ रहा है। प्लस जो वो सोशल इंटरेक्शन नहीं है, वो सोशलाइजेशन उनका नहीं हो रहा, जो कि और वो जो खेलना कूदने की उम्र है, वो खेल कूद नहीं पा रहे हैं, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है जो बच्चों के
उनकी साइकोलॉजी पर, उनके इमोशन जो पर, बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी चीजें होती हैं, उनसे उन्हें दूरी बना के रहना पड़ रहा है, वो वंचित हैं, इसीलिए वो थोड़ा असहाय और चिड़चिड़ा फील करते हैं। जी, तो ये जो ये हम कहें कि व्यवहार हो रहा है बच्चों का, जो चिड़चिड़ापन है, जो थोड़ा सा वो गुस्से में आ जाते हैं, तो ये आम तौर पर आम समस्या हम मान सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो अभिभावक हैं वो परेशान हो जाते हैं कि बच्चे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं कर रहे थे। जी, इसीलिए हमारे पास भी बहुत सारे लोग, पेरेंट्स आकर यही सब रिपोर्ट करते हैं कि मैडम अभी हमारी प्रॉब्लम्स तो हम सॉल्व कर लेंगे, पहले हमारे बच्चों की प्रॉब्लम रिजॉल्व करिए। उनके अंदर एग्रेशन, बिहेवियरल इश्यूज और ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। जी, तो अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आपको घबराना नहीं है, सीधा बस डॉक्टर के पास आप चले जाइए, एक बारी कंसल्ट कर लीजिए, जो समस्या है उसका समाधान आपको जरूर यहाँ पर मिल पाएगा। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। कमलेश जी ने हमें पश्चिम बंगाल से फोन किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि ज्यादातर भ्रम रहता है कि मानसिक रोग के लिए जो दवा लिया जाता है उसका साइड इफेक्ट मेरे को जानना है, क्योंकि मेरे को डर रहता है कि उस दवा लेने से कहीं बाल न झड़ने लगे, कहीं उसका अलग साइड इफेक्ट ना हो, तो ये मेरा सवाल है। जी, डॉक्टर निमेश क्या कहना चाहेंगे आप? कमलेश जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें, कमलेश जी, न सिर्फ अपना शक जाहिर किया लेकिन हमें मौका दिया इस चर्चा में जो बहुत बड़ी भ्रांति है। जी, एक बार फिर उसी मुद्दे पे जाऊंगा, मन और दिमाग के। मन काम करता है दिमाग से, जो ब्रेन ऑर्गन है, तो जाहिर है जब मानसिक तकलीफों को कम करने की और जो रासायनिक बदलाव आए हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी दवाइयों के द्वारा, तो ब्रेन पे असर थोड़ा होगा। शारीरिक स्वास्थ्य में भी कोई भी दवाई ऐसी आज तक नहीं है जिसका शून्य साइड इफेक्ट हो। जीरो साइड इफेक्ट वाली दवाई थियोरेटिकली असंभव है, कभी आगे विज्ञान निकल आए। तो मानसिक रोगों की जो इलाज है उनकी दवाइयों के बारे में, जैसे कमलेश भाई आपने कहा, बहुत 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 गलतफहमियां हैं। मैं आपको दावे के साथ ये कहना चाहूंगा कि मुझे 40 साल हो गए मनोचिकित्सा के क्षेत्र में। मेरे इस जीवन काल में पिछले 30-40 साल में बहुत बदलाव आ गया। जो आप कह रहे थे वो भ्रांतियां बदनसीबी से कुछ सच भी थी 70-80 के दशक तक, शायद 90 के दशक तक। 21वीं सदी में जो दवाइयां हैं वो ब्रेन में, दिमाग में खास जगह पे खास रासायनिक बदलाव को लाकर असर करती है। तो जो साइड इफेक्ट की तादाद थी वो शायद 30-40-50% से 5-10% तक आ गई है एक बार। तो साइड इफेक्ट होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। जो साइड इफेक्ट है वो बहुत मामूली सी है। एक मिसाल मैं यहाँ अदिति ये जरूर देना चाहूंगा कि जो आड़ असर है, जो कमलेश भाई ने बात की, जो असर डॉक्टर या विज्ञान नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि दवाई फला जगह जाके एक असर करे, बाकी शरीर और दिमाग पे असर ना करे। ये जैसे मैंने कहा सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य में नहीं है। गौर करें, जुकाम हो, कॉमन कोल्ड हो जाए, तो वो जो एंटी हिस्टामिनिक्स है, मैं ब्रांड नेम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हम भी ये करते हैं कि दोपहर या शाम में घर गए, बहुत जुकाम हो रहा है, सर भारी हो रहा है, नाक बह रही है, तो हम वो एक एंटी हिस्टामिनिक कोई दवाई लेके सो जाते हैं, सुबह फ्रेश हो गए। जी, तो जो नींद का असर है, जो सबसे बड़ी भ्रांति है कि जो हम लोग दवाई देते हैं वो सिर्फ नींद की गोलियां हैं, ये सरासर गलत है। इसलिए कि जो जुकाम लिए हम दवाई खाते हैं उसका भी एक इच्छनीय, पसंद आने वाला साइड इफेक्ट ये है, आड़ असर ये है कि जुकाम था, नींद अच्छे से आई, दूसरे दिन हम फ्रेश हो गए। यही आड़ असर है हमारी दवाइयों का भी। लेकिन ये गलतफहमी कम होती है क्योंकि शारीरिक बात थी, जुकाम जो मानसिक तकलीफ है उसमें ये गलत धारणाएं बदनसीबी से आसानी से फैल जाती हैं। तो हर दवाई में शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ आड़ असर होंगे, वो पहले के मुकाबले बहुत कम है, और इसके बारे में गलतफहमियां न होने दें। जी बिल्कुल। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। एक मेल आ गई है डॉक्टर साहब हमारे पास, हमारे कुछ दर्शक मेल भी करते हैं अपने सवाल, और मैं शामिल करना चाहूंगी। पटना से अंजू जी ने ये मेल भेजी है, लिखती हैं, उम्र है मेरी 32 साल, उन्हें छोटी छोटी बातों पर रोने का काफी मन करता है। अपने मूड को चेंज करने की कोशिश करती हैं लेकिन फिर से उदासी आ जाती है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि कई बार जो उनका रोने का मन करता है ये किसी समस्या के कारण है, और क्या उनका परिवार ये समझ पाएगा कि उन्हें डॉक्टर के परामर्श की जरूरत है? दोनों ही डॉक्टर से मैं जानना चाहूंगी। डॉक्टर देसाई पहले आप बता दें। मन दुखी होना, नकारात्मक विचार आना, खासकर मरने के या जीवन
बेकार होने के विचार आना, जीवन में नीरसहीन हो जाना और बार बार रोना आए, ये लक्षण है, बहुत आम लक्षण है जो अवसाद की बीमारी है, जिनको हम अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। जैसे अदिति जी ने कहा, बाहरी कारणों से अगर दिल टूट गया, अगर परिवार में कुछ मनमुटाव है, पैसे की तकलीफ है, अगर इम्तिहान में नंबर अच्छे नहीं आए या फेल हो गए, तो ये बाहरी कारण हो सकते हैं अवसाद की, डिप्रेशन की बीमारी होने के। लेकिन उससे ज्यादा, जैसे शुरू की फिल्म में बहुत अच्छे से कहा गया था, जो अनुवांशिक कारण है, जेनेटिक कारण है जी। मेरा जीवन शायद बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन मुझे रोना आ रहा है जी, कोई कारण नहीं है लेकिन बार बार रोना आ रहा है, नकारात्मक और नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा लक्षण है। मुझे लगता है अदिति जी, ये जो बहन ने हमसे पूछा है उसमें डिप्रेशन की संभावना काफी रहेगी। तो बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने पहचाना है, इनके जरिए हम लाखों दर्शकों तक ये बात पहुंचा सके। अच्छा, एक बात यहाँ एक और जरूर कह देना जरूरी है, जन स्वास्थ्य के हिसाब से, पब्लिक हेल्थ के हिसाब से करीब 20-30 साल पहले 1990 और 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये प्रेडिक्शन किया था कि 2020 तक जन स्वास्थ्य की समस्याओं में डिप्रेशन की समस्या नंबर 1 या नंबर 2 हो जाएगी, शायद हार्ट की समस्याओं के साथ। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि कोरोना की महामारी आ जाएगी, वो बात और हो गई, लेकिन जो प्रेडिक्शन था वो सच हो गया जी। डिप्रेशन की तादाद समाज में इतनी है, संक्षेप में आंकड़े बता दिए जाएं, विश्व में किसी एक मौके पे, किसी एक महीने में, 6 महीने में कम से कम 5 या 7% जनता डिप्रेशन की बीमारी के शिकार होती है, तो 20 में से एक व्यक्ति। तो आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो है 20% जी। तो 5 में से एक आदमी जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन की बीमारी से गुजरेगा। तो जैसे डायबिटीज और बाकी शक्कर की बीमारी है, बाकी बीमारियां हैं, डिप्रेशन की बीमारी आम होती जा रही है। हम सब इस पे जो स्टिग्मा है, जो कुंठा है, जो तिरस्कार की भावना है, या सबसे बड़ी बात आती थी क्या होता है कि अगर मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो मैं ऑलरेडी नेगेटिव फील कर रहा हूं जी, मेरे विचार नकारात्मक हो रहे हैं, और सबसे बड़ी दुख की बात, पीड़ा की बात ये होती है कि अगर मैं मित्र से या परिवार से बात करूं कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो सच्चाई ये है कि शायद 5 में से 2 या 3 व्यक्ति का जवाब ये होगा, अरे तू तो ऐसे ही है, तू बेकार में ऐसी बात कर रहा है। बिल्कुल, लोग जो है नजरअंदाज कर देते हैं, जी खराब हो जाती है, ये कतई ना होने दें जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपको नहीं होने देना है, समझना है जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, सकारात्मक जवाब दें जी। बिल्कुल सकारात्मक जवाब यहाँ पर जरूर देना है। लेकिन अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, समय अवधि की बात करें, तो 1 दिन होगा, 1 हफ्ता होगा, 1 महीना होगा, तो इसकी अवधि के बारे में डॉक्टर ऋषि आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो ये जान लें कि हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी न किसी मोमेंट पर दुखी फील कर सकता है, तो हमें शुरुआत वहीं से करनी है। हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम मानसिक रोग से पीड़ित हैं, यानी कि हमें डिप्रेशन है, पर जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संभावना बहुत अधिक है, तो पहले ये देखिए कि कोई भी कारण हो सकता है, छोटा मोटा, अक्सर होता है सुबह में सोकर उठे या शाम के वक्त अक्सर लोग रिपोर्ट करते हैं कि मन दुखी है, बुझा बुझा सा है, या रोने की इच्छा हो रही है। लेकिन जब अगर हमें लगे कि हमारा जो ये नकारात्मक सोच है और ये जो मन बुझा बुझा सा है, यानी कि जो लो मूड है, और जिन चीज़ों में हम पहले दिलचस्पी लेते थे, जिन चीज़ों को पहले एंजॉय करते थे, अब हम वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और हमारी एनर्जी लेवल भी काफ़ी कम हो गई है, बहुत थका थका सा महसूस करते हैं, इन सारे लक्षणों के साथ साथ और हमारे कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन में भी प्रभाव पड़ रहा है, हमारे भूख प्यास कम लग रही है, या हमारी नींद जो है उसकी समस्या है, वो नींद डिस्टर्ब है, कम आती है, या बार बार आंख खुल जाती है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके, क्योंकि इसकी भी सिवियरिटी माइल्ड टू सीवियर लेवल पर होती है। जब ये सारे सिम्टम्स हमें लगे कि 2 हफ्ते तक परसिस्ट कर रहे हैं, यानी कि लगातार चल रहे हैं, लगातार 2 हफ्ते से मुझे ऐसा लगे कि मैं लो फील कर रही हूँ, एनर्जी लेवल भी कम है, डिस्टर्ब भी स्लीप, हाँ नेगेटिविटी है, नेगेटिव थिंकिंग है, और वो परसिस्ट कर रही है, तब हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि अब हमको
डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है, कम से कम मदद लेने की जरूरत तो जरूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बातचीत करी, तो इसी तरह से ही काफी समस्याओं को हल किया जा सकता है। देखिए दोनों डॉक्टर्स लगातार यहाँ से बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दवाओं पर ही आश्रित रहना है, बिल्कुल नहीं। आप बातचीत ही कर लेंगे, अपनी मन की बात ही कह देंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। आप योग का सहारा भी यहाँ पर ले सकते हैं। बिल्कुल हम इस पर और चर्चा अपनी जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से अजय कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, डॉक्टर रूबी जी से मेरा सवाल है कि जो घर में पुरानी माताएं हैं, ताई हैं, चाची हैं, ये जो हैं इधर उधर घूमती हैं, ये इस कोरोना को नहीं मानती, चिड़चिड़ापन होता है, इनके लिए इन्हें कैसे समझाया जाए? जी, अपने टाइम की बात उठाती हैं, पहले हम ऐसा करते थे, कुएं से पानी लाते थे, फलाना करते थे, ढिगड़ा करते थे। तो ऐसे में डॉक्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि इन्हें कैसे समझाया जाए? जी डॉक्टर ऋषि, क्या कहेंगे, कैसे? हर व्यक्ति के लिए आजकल के अभी जो दौर है, ये पैंडेमिक है, इसमें हर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को सीमित करके रखना। तो चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो, सभी के लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको भी मेरी यही सलाह है और सबके लिए यही सलाह है कि हम जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। अगर कुएं में पानी लेने जाना चाहते हैं तो घर से निकलने में कोई बुराई नहीं है, लोगों से मिलने जुलने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर हम एक दूरी बनाकर, मास्क पहनकर, जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं उन सबको फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो उन सबको फॉलो करते हुए हम जो WHO के जो भी उनकी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करेंगे तो हम अगर मिल भी रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। उसके बावजूद अगर हम अपने को घर में सीमित रखते हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे हम सोशलाइज कर सकते हैं। जैसे कि गांव में हर घर घर फोन होता है, शहरों में तो होता ही है, तो आप फोन के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा लोगों से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, वैसे भी फोन पर बात कर सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। मतलब बात है सिर्फ ये समझने की कि हमें लोगों से, समाज से जुड़ के रहना है, हमको कनेक्टेड फील करना है। तो वो अकेलापन ना फील करें। वो जो उनके अंदर बार बार वो चिड़चिड़ापन आ रहा है कि घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, पानी नहीं लाने दे रहे, उसका वजह यही है कि वो कहीं ना कहीं अकेलापन है, उनको लग रहा है कि बहुत अकेला फील कर रहे हैं। तो हमारी समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन तक हम ये बात पहुंचाएं कि क्या सेफ मेथड्स हैं, सेफ गार्ड्स हैं, उनके तहत हम एक बेसिक जो सोशलाइजेशन है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग पर जोर करें, सोशल डिस्टेंसिंग वो कंफ्यूज ना हो, जो वहाँ हर बार हम उस चीज़ पर चर्चा कर रहे होते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो देखिए हमारे विशेषज्ञ ने समझाने की यहाँ से कोशिश ज़रूर की है। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग इनको समझेंगे, इन बातों को, और इन पर अमल भी करेंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही अच्छी भूमिका भी यहाँ पर निभाएंगे। और परिवार में भी इमोशनल सपोर्ट, जी भावनात्मक रूप से एक जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे कोई भी बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो या फिर मानसिक बीमारी हो, दोनों में ही ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी के साथ बहुत बड़ी एक बात सामने आती है कि जो डॉक्टर दोनों ही बता रहे हैं कि लोग अपने मन की बात नहीं कह पाते। डॉक्टर देसाई, जब भी कोई व्यक्ति निराश होता है या नकारात्मक सोच रहा होता है तो वो अपनी मन की बात नहीं बोल पाता सामने वाले को। उसे लगता है कि अगर मैं उसको बोल दूंगा तो वो मजाक उड़ाएगा। जैसे अभी आपने कहा कि लोग अक्सर ये कह देते हैं कि तू तो है ही ऐसा। लोग इस संकोच के चलते लोग अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं। तो ये कितना खतरनाक हो जाता है उस व्यक्ति के लिए? बहुत खतरनाक हो जाता है दीदी जी, इसलिए कि जैसे आपने कहा व्यक्ति के खुद के कारण है, संकोच है जी, जो लोगों का रिस्पांस है, लोगों की प्रतिक्रिया है, वो अक्सर नेगेटिव हो जाती है। तीसरा, अभी भी समाज में माहौल मोटे तौर पे ये बना हुआ है कि मानसिक तकलीफें खुद अब इंसान अपनी हिम्मत हौसले से ठीक कर ले, उसको मदद की जरूरत नहीं है। तो मेरा एक बड़ा फेवरेट मॉडल है प्रेशर कुकर मॉडल ऑफ माइंड जी। जैसे प्रेशर कुकर अब हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें वो भाप निकलने का मैकेनिज्म ना हो, स्टीम निकलने का, तो कभी ना कभी वो प्रेशर कुकर फटेगा जी। तो हमें सरल से सरल मॉडल में ये समझना पड़ेगा कि अगर, जैसे अदिति जी कह रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अगर वो भाप अंदर जमा होती रही तो वो प्रेशर कुकर फटेगा। वो मानसिक रूप से फटेगा, या तो तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, कोई गंभीर मानसिक बीमारी होगी। तो वो जो स्टीम है, वो जो भाप है, उसको समय समय पे सुचारू रूप से मुनासिब तरीके से निकलने दें, वो बहुत जरूरी है। अगर वो अंदर दबी रहेगी, अगर हम कूबते रहेंगे अंदर,
तो न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य, वो तो है ही अदिति जी, लेकिन एक और संक्षेप में बात बता दें, बहुत गहरा वैज्ञानिक तथ्य है। अगर मानसिक तकलीफें नहीं बताई गई तो मानसिक स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं रहेगा, शायद बीमारी होगी, शारीरिक स्वास्थ्य और गड़बड़ होगा जी। डिप्रेशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी, ये सारी बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हैं कि आप कितने खुले मन से बात कर लेते हैं। जी, लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, पर उसके पीछे की वजह यही होती है कि हम खुलकर नहीं कह पाते। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रेशर कुकर फटने की स्थिति हो जाती है, तो वो फटे ना, इसके लिए जो डॉक्टर साहब का संस्थान है वो बहुत अच्छा कार्य भी कर रहा है। आइए देख लेते हैं, कुछ ऐसे मरीजों के पास हम चल लेते हैं जो मानसिक रूप से बुरी तरह से बीमार थे, जिन्हें डॉक्टर साहब की जो संस्थान है उन्हें एक नए जीवन से जोड़ा है। आइए देख लेते हैं खास रिपोर्ट। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये तमाम कहावत का मतलब हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे मन से होता है। कहते हैं ना कि अगर मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के मानव व्यवहार संबंध विज्ञान संस्थान में, यानी इबास में। यह मानसिक रोगियों का एक अस्पताल है जहां मनोरोगियों की चिकित्सा की जाती है। तरह तरह के तकनीक के द्वारा इन्हें सुधारा जाता है। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि मानसिक बीमारी क्या है और उनके बच्चे या उनके परिवार के लोग किस तरीके से इस बीमारी के शिकार हुए। क्या हुआ है बेटी को? उसका दिमाग में परेशानी है, दिल दिमाग में परेशान है बहुत ज़्यादा। हर टाइम बोलती चालती रहती है, फिरती रहती है, सोती नहीं, इसको नींद नहीं आती, खाना नहीं खाती बिल्कुल भी। क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? हाँ जी, टीवी देख रही हूँ। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पिक्चर देख के, मेरा दिल खुश हो रहा है। दिल खुश हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? मेरी तबीयत पहले से बहुत बेटर है और मैं अपने आप को बेटर महसूस कर रही हूँ पिछले टाइम से। बेटर महसूस कर रही हूँ? हाँ जी। मुझे 2-4 गुंडों ने पकड़कर सड़क पर मेरे कपड़े फाड़े थे। मैं यहाँ पड़ गई, फिर यहाँ पर मैंने 9 साल की 10 साल तक दवाई खाई यहीं की, और फिर मुझे याददाश्त वापस आई। और मैं अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अभी थाने में ले चलो तो मैं वहीं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। अगर मैं आपको काम दिला दूँ? नहीं, काम नहीं दिलाएंगे। पहले ये शेयर मार्केट में ब्रोकर थे, सब ब्रोकर, तो लॉस हुआ, काफ़ी लॉस हुआ, डिप्रेशन में चले गए लॉस होने के बाद। तो फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट हुआ, फिर ठीक हो गए, फिर कुछ काम करने की कोशिश की, नहीं हो पाया, फिर डिप्रेशन में सुसाइड करना है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं इनको, सुसाइड करना चाहते हैं। तो मतलब फिर अब ये है कि अब काम करना ही नहीं चाहते हैं। उन बातों को ना याद दिलवाओ तो ही सही है। मैं अपने मन में रखूँगी अपनी बातों को, मैं दूसरों के सामने ना रोना चाहती। आज आपने जाना, मन की बात मन में कभी नहीं रखनी चाहिए। मन की बात मन में रखने से फासले हो जाते हैं और मन से निकाल देने से फैसले हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, महामारी के इस दौर में मानसिक तनाव किसी को भी हो सकता है। ऐसे में अपने मन की बात मन में रखने से वो धीरे धीरे मन में बैठ जाती है और धीरे धीरे कब मानसिक रूप से आपको बीमार बना देती है इसका आपको पता ही नहीं चलता। इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी मन की बात खुल के अपने अपनों से कहें, उन्हें समझाएं कि मुझे ये समस्या हो रही है, ताकि आप लोग सही समय पर डॉक्टर्स के पास जा सके। हो सकता है अपने लोगों से बात करने से ही आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगे,
आप के मन में जो बोझ है, जो नकारात्मक बातें आप सोच रहे हैं, वो उसी पल दूर हो जाए, तो आपको डॉक्टर के पास जाने का मौका ही ना मिले, आपको जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मन की बात ज़रूर अपनों से कहें, और इसी तरह से आप अपने आप को स्वस्थ भी बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल इसी पर हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना ने कैसे बिगाड़ी हमारी मेंटल हेल्थ, इस पर। और आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अब समय बहुत ही कम रह गया है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से राजेश जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी जी, अपना सवाल पूछिए। मैंने बता दिया था। मेरा सवाल है जी, कि मानसिक रोगी ये कोरोना के चक्कर में घर में अकेले व्यवस्था नहीं है और अस्पताल में इनको रखते नहीं है, तो हम ऐसे मरीजों को कहाँ छोड़ के लेके जाएं? आइसोलेशन कहाँ रखें? इसका कोई व्यवस्था कोई है? कौन सा अस्पताल ले जाएं? जी डॉक्टर निमेश, क्या कहेंगे आप? राजेश जी, सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, जो पहले व्यवस्थाएं थी उनको और सुदृढ़ किया जाए। अगर अस्पताल ले जाके दाखिले की जरूरत है तो दाखिला जरूर होगा, सब अस्पताल खुल गए। अगर सिर्फ ओपीडी से इलाज होना है तो वो होगा, जैसे घर पे पहले देखभाल हो रही थी वो होगी। लेकिन अदिति, फिर कहना चाहूँगा, जो राजेश जी अपने मुझे लगता है परिवारजन के बारे में पूछ रहे हैं, ये गंभीर समस्या है, क्योंकि परिवार जैसे डॉक्टर ऋषि ने कहा छोटे होते जा रहे हैं, घर छोटे होते जा रहे हैं, लोगों की तैयारी उनकी देखभाल करने की कम है, अस्पताल का पॉलिसी बदल गया कि दाखिला कम होगा, तो जाहिर है ये रोगी बेघर मानसिक रोगी बन जाते हैं। ऐसा नहीं होने दें। लेकिन ये मौका मैं अदिति जी लेना भी चाहूंगा राजेश जी के जरिए कि कोरोना काल के दौरान, जैसे पहले थोड़ा कहा गया, हम सबको टेंशन रही, इससे कोई इनकार ना करे। बहुत अच्छा अनुसंधान है, बहुत अच्छी रिसर्च है भारतवर्ष में और विश्व में, कि कोई भी जब ऐसी आपदा होती है, भूकंप हो, सूखा हो, बाढ़ हो, करीब करीब 100% व्यक्ति कुछ हद तक मानसिक रूप से असरग्रस्त होते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति 60, 70, 80% व्यक्ति उसको 2-4 हफ्ते में, 2-4 महीने में अपने आप को ठीक कर लेते हैं जी। सबसे ज्यादा असर होता है उन व्यक्तियों पर जो पहले से मानसिक रूप से बीमार थे या ग्रसित होने की संभावना रखते थे। तो हमें सिर्फ ये चाहिए, जैसे अदिति जी ने स्वाभाविक से बहुत अच्छा कहा कि हम सबको टेंशन हो सकती है और हुई है, तो हम इसको माने। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा गंभीर रूप से टेंशन में है, डिप्रेशन में, तो उसके इलाज के लिए जरूर ले जाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो बात हो रही थी, कोरोना का लॉकडाउन पूरा हो गया, शायद लॉकडाउन अब जरूरत ना पड़े। जो 3 हिदायतें बार बार टीवी पे हर जगह बताई जा रही है, हाथ की सफाई, मुंह पे मास्क और दूरी बनाए रखना, अगर ये 3 चीज की जाए तो आम सामाजिक इंटरेक्शन और बातचीत होती रहे, इसमें कोई कमी की जरूरी नहीं है जी। बिल्कुल। हाँ, एक सावधानी जरूर है कि दिवाली का त्योहार आ रहा है, जो भीड़ भाड़, जो मिलना जुलना आमतौर पे हम करते थे, वो इस साल शायद ना करें। एक बार फिर कहूंगा, अगर हम सब लोग ये 3 हिदायतें माने, खासकर जैसे डॉक्टर ऋषि ने पहले कहा, दूरी बनाए रखें, मास्क पहन के रखें, हाथ सफाई रखें, तो कोई कारण ध्यान रखें जी। बिल्कुल। तो आप आमतौर पर मिल सकते हैं लोगों से और दिवाली का त्योहार भी यहाँ पर मना ही सकते हैं आराम से, लेकिन आपको सतर्कता यहाँ पर बरतनी है। यहाँ मुझे एक हमेशा याद आता है, 1-2 बार टीवी पे भी कह चुका हूँ, अब लॉकडाउन खत्म हो गया, त्योहार आ रहा है, इसलिए बल्ले बल्ले हो,
लेकिन बल्ले बल्ले हो, हौले हौले। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि आप सतर्क यहाँ पर जरूर रहें। त्योहार आप आराम से अपने परिवार के साथ जरूर मनाएं। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार पूरन जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप अपना सवाल पूछिए। मेरे एक बच्चा है जो 7 साल हो गए, डिप्रेशन में आए। 7 साल का बच्चा है, वो डिप्रेशन में है? नहीं, बच्चा तो 32 साल का है जी। 32 साल का लड़का है और जयपुर भी इलाज कराया शिव गौतम अनिल तामी से। जी डॉक्टर ऋषि, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? एक बार फिर से बताइए अपनी क्या परेशानी है। 7 साल का बच्चा है। हेलो, आप अपना सवाल दोबारा से पूछिए। हाँ, हमारा एक लड़का है 32 साल का। 32 साल का जी। तो डिप्रेशन में आ गया, 7 साल हो गए। 7 साल से डिप्रेशन। तो आपने किसी को तो उनको इलाज भी कराया जयपुर अनिल तामी से जी, शिव गौतम से जी। तो अभी और वो दवाई नहीं लेता अपने आप दवाइयाँ नहीं लेते हैं? अपने आप अगर दवाई नहीं लेते हैं बिल्कुल भी जी, अगर अपने आप दवाई नहीं लेते हैं तो वो परिवार की फिर वहाँ पर बिल्कुल भी जी, नींद की भी परेशानी है। नींद की भी परेशानी है। तो ये बात तो पक्की है कि इनको इलाज की मतलब दवाई की ज़रूरत है। पिछले 7 साल से डिप्रेशन है, तो ज़रूर मॉडरेट से सीवियर लेवल का ही डिप्रेशन होगा, माइल्ड लेवल का तो नहीं लग रहा है अभी इनके बताने से। तो इनको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, दवाई तो खानी है। अगर वो खुद से नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा काउंसलिंग के ज़रिए उनको कन्विंस भी कर सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि फिर से जाकर डॉक्टर को भी ये बात बताएं कि वो दवाई नहीं लेते हैं, तो थोड़ी वो काउंसलिंग करेंगे। और थोड़ी परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप थोड़ा सा उनको दवाई खिलाने में मदद करें। आमतौर पर सभी मरीज अपने आप से दवाई नहीं खाते, स्पेशली शुरुआत के दिनों में। तो परिवार की वहाँ पर जिम्मेदारी होती है कि वो नियमित टाइम से, जिस टाइम पर वो खाते हैं, अपने सामने दवाई मरीज को खिलाएं। तो आपको थोड़ा सा मदद करनी पड़ेगी इनको दवाई खिलाने में, और बाहर से भी मदद ले सकते हैं काउंसलिंग के लिए। जी बिल्कुल, तो इस तरह से आप उनकी काउंसलिंग करवा सकते हैं और उनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, तभी वो पूरी तरह से स्वस्थ हो भी सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर ऋषि, आपसे जानना चाहूँगी, आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी फ़ोटो है, कोई भी पोस्ट है, वो पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पर, और उसके बाद उनको उसका इंतजार रहता है कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। अगर हम युवाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, तो इस पर उनका बहुत असर पड़ता है, इस चीज़ का असर पड़ता है कि अरे मेरे पोस्ट को इतने लाइक नहीं मिले, इतना किसी ने डिसलाइक कर दिया। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है वो किस तरह से मेंटल हेल्थ पर पड़ता है? बिल्कुल सही बात है। बच्चों में, किशोरों में, युवाओं में तो ये सब चीज़ें बहुत अधिक हैं, और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में भी हैं, लेकिन इस वर्ग के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है, अगर हम शुरुआत में बचपन से ही करें, बच्चे की सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा बनाए रखने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। कहीं ना वो सेल्फ कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाता, सेल्फ एस्टीम कम रहती है, तभी हम लोग बाहर ये सब चीज़ों को मतलब प्रेज, हमें तारीफ चाहिए कि हमें लाइक किया तो इसका मतलब सामने वाला इंसान जो है वो हमारी तारीफ कर रहा है, तो हर किसी को पसंद होता है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं परिवार के लेवल पर कहना चाहूँगी कि जब आमतौर पर ये देखा जाता है कि बचपन से ही जब इस चीज़ से बच्चे डिप्राइव्ड होते हैं, यानी कि तरसे हुए होते हैं, घर में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता, बहुत प्रेज नहीं करते हैं पेरेंट्स, वो लव केयर अफेक्शन घर में नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्राइव्ड होते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में भी वो बाहर ढूंढते हैं। और कभी कभी ऑपोजिट भी होता है, हम इतना ज्यादा प्रेस कर रहे हैं बच्चे को कि बस अब वो, और हम उसको कंसेप्चुअली नहीं समझा रहे हैं। तो आई थिंक एक तो 2 चीजें हैं इसमें। एक तो परिवार में ये समझने की जरूरत है कि कितना प्रेस करना है, कितना लव अफेक्शन और भावनात्मक सुरक्षा देने की जरूरत है। पर साथ साथ जो हम सोशल कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, ऐसे चीजों, हमें बच्चे को, बड़ों को ये भी सिखाना है कि जब चुनौती सामने हो तो उससे कैसे लड़ना है। क्योंकि ये छोटी छोटी सी शुरुआत यहीं से होती है कि मुझे लाइक्स नहीं मिल रही और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, और उसका जो है मैनिफेस्टेशन वो मेरे बिहेवियर पर भी दिखेगा। जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को बचपन से ही इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार करेंगे और आगे चलकर किसी तरह की ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आएगी। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, अब सब लोग ज़रूर जागरूक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
तो बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ज़रूर होंगे। और हम आपको बता दें कि आपकी जो कई मेल्स हैं वो हमारे तक ज़रूर पहुंच रहे हैं। सीधा सीधा आप हमें मेल्स करते हैं, आपकी समस्याएं जो हैं वो हमसे साझा करते हैं और हम उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका जवाब आप तक पहुंचाते हैं। और लगातार आप अपने जो सुझाव हैं, अपनी जो समस्याएं हैं हमसे साझा करते रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम आपको हमारा पता बता दें। हमारा पता आप नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं जिसके जरिए आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। जी हाँ, ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके जरिए आप अपनी कोई भी समस्याएं हैं वो हमसे साझा कर सकते हैं और कोई सुझाव है कार्यक्रम के लिए तो वो भी आप हम तक इनके जरिए पहुंचा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। Thank you so much, both of you. Thank you.